जय भारत। मैं निशा मिश्रा लायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, उसके नतीजे आ गए हैं। बिहार में NDA की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री 7वीं बार शपथ भी ली है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महागठबंधन जो तेजस्वी यादव RJD के नेतृत्व में चल रहा था, उनकी तरफ से चुनाव के पूरी प्रक्रिया पर और चुनाव नतीजों पर सवाल या निशान उठाए गए, EVM पर सवाल उठाए गए। और जब कभी भी चुनाव का जिक्र होता है या चुनाव में धांधली का, EVM का जिक्र होता है, तब वामन मेश्राम जी का नाम जरूर आता है। और आज हमारे साथ वामन मेश्राम जी है, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, भामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज हम उनसे बिहार चुनाव के नतीजों पर और उससे इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है, उससे जो सवाल उठ रहे हैं, उसी पर बात करेंगे। मेश्राम जी, सबसे पहले MN TV पर स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव हो गया है, नतीजे आ गए हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिहार का चुनाव हो गया है, मगर बिहार के चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इस वजह से उस धांधली के बारे में, जैसे मैं पहले भी बोलते रहा हूँ, EVM को आधार बनाकर वहाँ घोटाला किया गया और उसके बारे में ये उम्मीद थी कि जो इससे पीड़ित पक्ष है वो इसके बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ प्रतिकार करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसलिए मैं कई दिन तक चुप था। मैं ये देखना चाहता था कि जो पीड़ित पक्ष है वो इसके बारे में बात करना चाहता है या नहीं बात करना चाहता। अगर बात करेगा तो इसके मायने होंगे, अगर बात नहीं करेगा तो इसके भी मायने होंगे। मैं ये जानना चाहता था, इसलिए मैं कुछ समय तक इस मुद्दे पर चुप हो गया था। मगर मैंने देखा कि अब पीड़ित पक्ष जो है इसके बारे में कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंने सोचा कि अब हमें ज़रूर बोलना चाहिए, इसलिए अभी बोलने के बारे में सोचा है। जी, RJD ने चुनाव नतीजे आने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली दूसरे दिन और कई सारे आरोप लगाए। उसमें दो मुख्य आरोप ये थे पोस्टल बैलेट को लेकर। पोस्टल बैलेट का जो गिनती है वो पहले होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। यानी चुनाव प्रक्रिया के जो नियम है चुनाव आयोग ने बनाए हुए, उन नियमों का पालन नहीं किया, ये एक मुख्य आरोप था। और दूसरा आरोप ये था कि नीतीश कुमार ने चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाकर नतीजे बदलवा दिए। आप क्या कहेंगे? दोनों जो आरोप है, इन आरोपों में 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि RJD ने नीतीश कुमार को टारगेट बनाया, जबकि RJD के लोग भी इस बात को जानते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया चलती है तो संपूर्ण प्रशासन इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में आता है और इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में आने की वजह से उसमें राज्य के प्रशासन पर जिनका नियंत्रण होता है चुनाव के पहले, उनका कोई आदेश जो है वो फॉलो नहीं करता है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों को डर होता है कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। इसलिए प्रशासन के लोग जो राज्य की राजनीति पर नियंत्रण करने वाले जो या प्रशासन पर नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं, उन पर
या उनके आदेश पर अमल नहीं होता है, ये जानकारी आरजेडी के लोगों को भी है। इसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट किया, और यदि नीतीश कुमार ने टारगेट किया और नीतीश कुमार ने ये नतीजे बदलवाए, केवल एक आधार बताकर मैं उसे कैसे गलत है बताना चाहता हूं। यदि चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का काम नीतीश कुमार कर रहे थे, तो पिछले चुनाव के मुकाबले में लगभग आधे के लगभग सीटें नीतीश कुमार की चुनकर आई है। फिर ऐसा नहीं होता। वो प्रशासन को प्रभावित करते अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अपराध में ये देखा जाता है कि अपराध करने वालों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मगर यहाँ अपराध करने का आरोप आरजेडी ने नीतीश कुमार पर किया, मगर नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं हो जी। इसलिए ये जो लॉजिक है कि नीतीश कुमार ने प्रशासन के अधिकारियों को कहलवाकर ऐसा किया, ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार दूध के धुले हुए हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता या उनका पक्ष लेना नहीं चाहता। मैं तो आरजेडी का जो आरोप है उस आरोप में कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, मैं ये कहना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये झूठा आरोप जो है आरजेडी ने नीतीश कुमार पर क्यों लगाया? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर और चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहते। ईवीएम पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे गठबंधन में जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस ईवीएम के घोटाले में शामिल है, ये उनको मालूम है, उनके लोगों को भी मालूम है। तो फिर वो कांग्रेस नाराज हो जाएगी। वो भी सेंट्रल मतलब केंद्रीय सत्ता उनके हाथ में कई साल रही है, दशकों तक रही है। इसलिए आरजेडी के लोग कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहते। उसका एक बड़ा सबूत ये है कि कांग्रेस की औकात 40 सीटें भी लड़ने की नहीं थी, उनके पास कैंडिडेट भी नहीं थे, संगठन का ढांचा भी नहीं था। फिर भी उन्होंने 70 सीटें मांगी। वो तो ज़्यादा मांग रहे थे, मगर उनमें से 70 सीटें उनको दी गई। ये इस बात का सबूत है कि वो उनके दबाव में आरजेडी के लोग काम कर रहे थे, ऐसे कहा जा सकता है। दूसरी बात, केंद्रीय सत्ता में बीजेपी के लोग हैं और वो भी उनको नाराज नहीं करना चाहते, आरजेडी के लोग। और नाराज क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लालू की होने वाली जमानत जो है, लालू जी की होने वाली जो जमानत है, वो जमानत फिर से रद्द होना हो जाए, डरे हुए हैं। ये दूसरा एक कारण है, क्योंकि उन्होंने देखा कि रिजल्ट आने के पहले लालू जी जेल के बाहर आ जाएंगे और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे 10 तारीख को। ऐसा तेजस्वी ने अपने भाषणों में, रैलियों में कहा था। मगर उसके पहले ही कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई के द्वारा अर्जी लगाई कि इस हीयरिंग को रोक दिया जाए, और हाई कोर्ट ने हीयरिंग को रोक दिया। तो मैं ये जानता हूं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लालू जी के जमानत को रोकने के लिए सीबीआई का इसमें इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल क्यों किया? तो वो इसलिए किया क्योंकि अगर लालू जी जेल के बाहर आ गए और हमने रिजल्ट के पहले अगर घोटाला करने का काम उनके सामने किया,
तो लालू जी जेल के बाहर रहेंगे जी। और जेल के बाहर रहने की वजह से वो इनके विरोध में कहीं हंगामा ना खड़ा कर दे, इस डर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई के द्वारा एप्लीकेशन करवाकर वो सुनवाई टाल दी। सारा देश और दुनिया जानता है कि सीबीआई का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कह चुकी है कि ये तो तोता है, जी। इससे जैसे बुलवाया जाता है, जैसे करवाया जाता है, वैसे वो करता है। जी। तो इसलिए ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से आरजेडी के लोगों ने ईवीएम के विरोध में कोई बात नहीं की, ना वो करना चाहते थे। तो फिर बलि का बकरा तो जो बिहार की जनता है जिन्होंने उनको वोट दिया, उनके सामने किसी न किसी को बलि का बकरा तो बनाया जाना चाहिए। बीजेपी वाले भी नीतीश कुमार के साथ रहकर नीतीश को विरोध में थे। जी। तो यदि नीतीश कुमार को टारगेट बनाया जाता है तो अंदर खाते में बीजेपी वाले भी खुश हो जाते। तो एक प्रकार से आरजेडी के लोग बीजेपी को भी खुश करना चाहते थे। एक पुराने तिवारी जी है बिहार में, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के साथ में थे, उसके पहले वो लालू जी के साथ में थे, फिर लालू जी को छोड़कर नीतीश कुमार के पास गए, अभी नीतीश कुमार के पास से फिर इनके पास आए और लालू जी ने उनको राज्यसभा में भी कई बार भेजा है, ऐसा दिखाई देता है। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, राहुल जी है, वो शिमला में टूरिज्म करने के लिए, आराम करने के लिए वहाँ गए थे और उन्होंने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और इस वजह से चुनाव वो हार गए। और चुनाव हारने की वजह से यानी कांग्रेस की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। तिवारी जी के द्वारा आरजेडी ने जो बयान दिया या तिवारी ने जो बयान दिया, उसके पीछे एक मकसद है कि बिहार की जनता में उबाल है, उनके मन में आंदोलन की भावना है, उनकी सरकार बनते बनते रोकी गई है, ऐसा बिहार के लोग मानते हैं। उनके आरजेडी के लोग, उनके समर्थक लोग ऐसा ही मानते हैं। उनका ओपिनियन ईवीएम से हटाकर कि हमारी सरकार ईवीएम की वजह से नहीं बनी, वो ये नहीं कहना चाहते। वो उनके ही समर्थकों का ओपिनियन कांग्रेस के तरफ डाइवर्ट करना चाहते कि कांग्रेस की वजह से नहीं बनी। और ये बयान कांग्रेस को दुखी करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कांग्रेस वालों को समझ में आएगा कि ईवीएम के विरोध में नहीं बोलना चाहते, इसलिए हमारे विरोध में अखबार में बयानबाजी कर रहे हैं। चलो, हमारे लिए कुछ हद तक हमारे फेवर में ही ये बात है। इसलिए उन्होंने इसको काउंटर करने के बारे में बहुत बड़ी कोशिश नहीं की। उन्होंने सिंपल इतना कहा कि आरजेडी के लोग इसके बारे में अपना फैसला करें कि वो ऐसा कह रहे हैं। फिर आरजेडी ने बयान दिया, वो तिवारी जी का व्यक्तिगत बयान है, वो हमारे पार्टी का बयान है। उन्होंने अपना पिंड छोड़ा दिया उनके स्टेटमेंट से। मगर उसके पीछे मकसद ये था कि बिहार की जनता जिन्होंने इनको वोट दिया, उनका अटेंशन वो ईवीएम से दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। यानी लब्बो लुबाब ये है कि वो ईवीएम के विरोध में कुछ भी बोलना नहीं चाहते, जबकि अंदर खाते में उन्हें सब पता है कि और इस पर पर्दा डालने का काम, ईवीएम के ऊपर पर्दा डालने का काम राज्य लेवल पर तिवारी कर रहे थे और केंद्रीय लेवल पर मनोज झा कर रहे थे, ये ब्राह्मण लोग, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र ईवीएम का ब्राह्मणों का ही है। तो ये उस पर पर्दा डालने में लगे हुए थे। ये खेल हम लोगों को समझने की जरूरत है। रिकाउंटिंग की मांग बिहार से उठ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के नियमों का पालन नहीं किया गया राज्य चुनाव आयोग द्वारा।
रिकाउंटिंग की मांग उठ रही है। कुछ विधानसभा के लोगों ने, उम्मीदवारों ने, 11 लोगों ने चुनाव आयोग को कहा कि हमें रिकाउंटिंग चाहिए। उसमें से 6 लोगों का जो अर्जी है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया, कहा कि इनकी मांग जो है वो वास्तविक नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है कि ये जो रिकाउंटिंग की जो मांग है वो केवल पोस्टल वोट के बारे में है। उनका ऑब्जेक्शन पोस्टल वोट के बारे में है और नियमानुसार काम नहीं किया चुनाव आयोग ने, ऐसा उनका आरोप है। इस रेफरेंस में ये मांग है। उनकी मांग ईवीएम मशीन के रेफरेंस में नहीं है, वीवीपैट और इसके रेफरेंस में नहीं है। हमने कई अखबार में या उनके बयानों में भी कहीं पर भी हमने इसको नहीं सुना न पढ़ा। जबकि 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड नंबर के वोट जिस पार्टी को पड़ते हैं उनको रिकाउंटिंग करने की मांग है, ऐसा पैरा नंबर 28 में ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस ऑर्डर का हवाला देकर रिकाउंटिंग की मांग वो कर सकते थे, जिससे वीवीपीएटी के अंदर से जो पेपर जो पर्चियाँ निकलती है उसकी रिकाउंटिंग वो कर सकते थे। और सारे बिहार में जहाँ पर भी आरजेडी के लोग 2 नंबर पर आए हैं या कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस तो इस षड्यंत्र में शामिल है क्योंकि ये रूल ही कांग्रेस ने बनाए हैं 2 नंबर वाले जो असंवैधानिक है, मगर बनाए कांग्रेस ने फरवरी 2014 को। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर चुके हैं इस रूल को कि ये असंवैधानिक रूल है। तो एक तो ये है कि वो पोस्टल इसको काउंट करना चाहते थे, उन्होंने इस तरह से कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग करने की मांग की है, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं आई। दूसरा, मिलान करने का काम या मैच करने का काम आरजेडी के लोगों ने या कांग्रेस के लोगों ने करना चाहिए था, क्योंकि यही लोग, कांग्रेस और यही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे मिलान और मैच करने के लिए। तो ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भी ईवीएम का घोटाला पकड़ने के लिए कारण बन सकता था, ये भी उन्होंने नहीं किया। यानी कुल मिलाकर ईवीएम के बारे में वो किसी प्रकार का कोई इशू नहीं बनाना चाहते ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। हाँ, एक तो ये है लोगों का ध्यान उसके तरफ ना जाए। दूसरा, उनके मन में ये सवाल हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लालू जी को जमानत देने से ही इनकार कर दे। ये डर उनके मन में बैठा हुआ है कि इसके पहले मायावती ने भी शुरू में 2017 के विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था ईवीएम के विरोध में, और बाद में जब केंद्र सरकार ने उनको कहा कि हमने अगर ईवीएम में घोटाला किया तो आप लोगों ने भी घोटाला किया, तो सरकार हमारी है, हम आपको अपने घोटाले में जेल में डाल सकते हैं, तब से मायावती ने बोलना बंद कर दिया। तो बोलती बंद करवाने के तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है, इस वजह से ये बोलती बंद जो है वो करवाते हैं और इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपने बिहार चुनाव का जब प्रचार हो रहा था तब कई सारे वीडियो, आपका जो अपना ओपिनियन है, आपकी जो राय है, आपकी जो बात है वो आपने लोगों तक पहुंचाई। उसमें आपने कहा था कि भारी भीड़ भाड़ के बावजूद भी तेजस्वी यादव जीत नहीं सकते। तो उस वक्त आपके पास ऐसा क्या आधार था जिसको लेकर आपने इतनी बड़ी बात कही और वो आज वो सच साबित हो गई? नहीं, उसमें एक आधार ये था कि मेरे पास पूर्व का अनुभव था। जो ईवीएम के बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हमारी केस पेंडिंग है। 2019 के चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, जैसे ही ओपन कोर्ट हो जाएगा। अभी ये ऑनलाइन चल रहा है, इसमें हम केस नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो पुराना हमारे पास तजर्बा था। दूसरा, जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा था, इसके अलावा ओपिनियन पोल में मैंने ये देखा कि वो अपने हिसाब से
ओपिनियन के आंकड़े जो है वो इधर उधर कर रहे हैं। उसका मुझे देखा कि ये मतलब 36% वोट जो है वो इनको पड़ेंगे एनडीए को, और 32% वोट इनको पड़ेंगे। फिर बाद में उन्होंने ओपिनियन पोल दिखाया। उस ओपिनियन पोल में उन्होंने कहा कि इनको 29% पड़ेंगे आरजेडी को और गठबंधन को, और फिर उन्होंने 32% पड़ेंगे ऐसे कहा। उनको भी 36 से 32 बताया और इनको 32 से 29 बताया। और जो तीसरा गठबंधन, चौथा गठबंधन जो था, उनको 37% बताया। तो मैं ये समझ रहा था कि ये भूमिका बनाने का, ओपिनियन पोल भूमिका बनाने का काम कर रहा है। फिर उसके बाद में जब आखिरी चुनाव हुआ और एग्ज़िट पोल शाम को दिखाई दिया, तो उस एग्ज़िट पोल में मुझे एक बहुत बड़ा घोल दिखाई दिया। वो घोल ये था, एग्ज़िट पोल के पहले ही लालू जी की जमानत खारिज कर दी गई थी। जी। मतलब वो जमानत खारिज नहीं की थी, वो उसकी तारीख को 26 नवंबर तक अगली तारीख दी ये दे दिया था। तो वो जैसे दिया और ख़बर मैंने देखा तो मेरे मन में इमीडिएट कन्फर्म आई कि अभी के तौर पर ऐसा होने वाला है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे लवासा। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव बनाकर उसको वर्ल्ड लेवल के किसी बैंक में उनको ट्रांसफ़र करवा दिया। ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में और इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी को भेजा हो, ऐसा कोई पूर्व में उदाहरण नहीं है, पहली बार उदाहरण। लेकिन वो तो और इस्तीफा तो उन्होंने खुद दिया था। और एक लवासा जो है, लवासा वो चुनाव कमिश्नर था। एक तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाला था इनके बाद, अरोड़ा के बाद में, और दूसरा वो ईवीएम के या इरेगुलर होने वाली जो घोटाले की बातें हैं उसके विरोध में वो बयानबाजी कर चुका था और लिखित में और ऐलानिया बोल चुका था। जब उसको असहमति थी तो वो उसको वहाँ रखना नहीं चाहते थे। उसके पीछे मकसद ये था कि बिहार का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, वहाँ अगर हमको घोटाला करना है तो कोई चुनाव आयोग के अंदर आदमी हो तो खतरनाक आदमी है, रुकावट डाल सकता है। और हो सकता है कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो हम लोग किसी प्रकार का घोटाला करने के लिए बिल्कुल भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के बाद तो फिर वो करने नहीं देगा। तो ये दूसरा कारण मुझे लगा। तीसरा कारण, जब एग्ज़िट पोल की आज तक मैं देख रहा था और एग्ज़िट पोल के ऊपर वो आंकड़े दिखा रहे थे 57% वोट हो गया। मुझे ये हैरानी हुई कि पहले चरण में 54% मैक्सिमम, दूसरे में भी 54, तीसरे में भी 54 जो हमको चुनाव इसमें दिखाई दिए, टीवी पर दिखाई। तो तीनों बार 54 के लगभग जो वोट हुए हैं, तो उसका टोटल एग्रीगेट टोटल 57 कैसे हो सकता है? तीनों का अगर 54 है तो 54 आ जाएगा, तो 57 कैसे हुआ? तो मुझे ऐसा लगा कि 3% जो है जब ईवीएम में गड़बड़ी की जाएगी तो वो मैच करने के लिए या उसको गैप को भरने के लिए वो आंकड़ा उन्होंने जानबूझकर एग्ज़िट पोल में दिखाया होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन बना। क्योंकि ओपिनियन पोल भी आजकल पोलम पाल है सारा का सारा खेल जो है। एक काम और भी है कि आज तक का जो पोल अनुमान था वो जो सारे देश भर में बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें लगभग सही साबित हुए, सरकार नहीं बन पाई। तिवारी जी के द्वारा आरजेडी ने जो बयान दिया या तिवारी ने जो बयान दिया उसके पीछे एक मकसद है कि बिहार की जनता में उबाल है, उनके मन में आंदोलन की भावना है, उनकी सरकार बनते बनते रोकी गई है, ऐसा बिहार के लोग मानते हैं, उनके आरजेडी के लोग, उनके समर्थक लोग ऐसा ही मानते हैं। उनका ओपिनियन ईवीएम से हटाकर
कि हमारी सरकार ईवीएम की वजह से नहीं बनी, वो ये नहीं कहना चाहते, वो उनके ही समर्थकों का ओपिनियन कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करना चाहते। ये कांग्रेस की वजह से नहीं बनी। और ये बयान कांग्रेस को दुखी करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कांग्रेस वालों को समझ में आएगा कि ईवीएम के विरोध में नहीं बोलना चाहते, इसलिए हमारे विरोध में अखबार में बयानबाजी कर रहे हैं। चलो, हमारे लिए कुछ हद तक हमारे फेवर में ही ये बात है, इसलिए उन्होंने इसको काउंटर करने के बारे में बहुत बड़ी कोशिश नहीं की। उन्होंने सिंपल इतना कहा कि आरजेडी के लोग इसके बारे में अपना फैसला करें कि वो ऐसा कह रहे हैं। फिर आरजेडी ने बयान दिया, वो तिवारी जी का व्यक्तिगत बयान है, वो हमारे पार्टी का बयान है। उन्होंने अपना पिंड जोड़ा दिया उनके स्टेटमेंट से। मगर उसके पीछे मकसद ये था कि बिहार की जनता जिन्होंने इनको वोट दिया, उनका अटेंशन वो ईवीएम से दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। यानी लब्बो लुबाब ये है कि वो ईवीएम के विरोध में कुछ भी बोलना नहीं चाहते, जबकि अंदर खाते में उन्हें सब पता है कि, और इस पर पर्दा डालने का काम, ईवीएम के ऊपर पर्दा डालने का काम राज्य लेवल पर तिवारी कर रहे थे और केंद्रीय लेवल पर मनोज झा कर रहे थे, ये ब्राह्मण लोग, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र ईवीएम का ब्राह्मणों का ही है। तो ये उस पर पर्दा डालने में लगे हुए थे। ये खेल हम लोगों को समझने की जरूरत है। रिकाउंटिंग की मांग बिहार से उठ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के नियमों का पालन नहीं किया गया राज्य चुनाव आयोग द्वारा। रिकाउंटिंग की मांग उठ रही है। एक कुछ विधानसभा के लोगों ने, उम्मीदवारों ने, 11 लोगों ने चुनाव आयोग को कहा कि हमें रिकाउंटिंग चाहिए। उसमें से 6 लोगों का जो अर्जी है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया, कहा कि इनकी मांग जो है वो वास्तविक नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है कि ये जो रिकाउंटिंग की जो मांग है वो केवल पोस्टल वोट के बारे में, उनका ऑब्जेक्शन पोस्टल वोट के बारे में है और नियमानुसार काम नहीं किया चुनाव आयोग ने, ऐसा उनका आरोप है। इस रेफरेंस में ये मांग है। उनकी मांग ईवीएम मशीन के रेफरेंस में नहीं है, वीवीपैट और इसके रेफरेंस में नहीं है। हमने कई अखबार में या उनके बयानों में भी कहीं पर भी हमने इसको नहीं सुना न पढ़ा। जबकि 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड नंबर के वोट जिस पार्टी को पड़ते हैं उनको रिकाउंटिंग करने की मांग है, ऐसा पैरा नंबर 28 में ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस ऑर्डर का हवाला देकर रिकाउंटिंग की मांग वो कर सकते थे, जिससे वीवीपीएटी के अंदर से जो पेपर, जो पर्चियाँ निकलती है, उसकी रिकाउंटिंग वो कर सकते थे। और सारे बिहार में जहाँ पर भी आरजेडी के लोग 2 नंबर पर आए हैं या कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस तो इस षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि ये रूल ही कांग्रेस ने बनाए हैं 2 नंबर वाले, जो असंवैधानिक है, मगर बनाए कांग्रेस ने फरवरी 2014 को। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर चुके हैं, इस रूल को, कि ये असंवैधानिक रूल है। तो एक तो ये है कि वो पोस्टल इसको काउंट करना चाहते थे। उन्होंने इस तरह से कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग करने की मांग की है, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं आई। दूसरा, मिलान करने का काम या मैच करने का काम आरजेडी के लोगों ने या कांग्रेस के लोगों ने करना चाहिए था, क्योंकि वो यही लोग, कांग्रेस और यही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे मिलान और मैच करने के लिए। तो ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भी ईवीएम का घोटाला पकड़ने के लिए कारण बन सकता था, ये भी उन्होंने नहीं किया। यानी कुल मिलाकर ईवीएम के बारे में वो किसी प्रकार का कोई इशू नहीं बनाना चाहते, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। हाँ, एक तो ये है लोगों का ध्यान उसके तरफ ना जाए। दूसरा, उनके मन में ये सवाल हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लालू जी को जमानत देने से ही इनकार कर दे। ये डर उनके मन में बैठा हुआ है।
कि इसके पहले मायावती ने भी शुरू में 2017 के विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था ईवीएम के विरोध में, और बाद में जब केंद्र सरकार ने उनको कहा कि हमने अगर ईवीएम में घोटाला किया तो आप लोगों ने भी घोटाला किया, तो सरकार हमारी है, हम आपको अपने घोटाले में जेल में डाल सकते हैं, तब से मायावती ने बोलना बंद कर दिया। तो बोलती बंद करवाने के तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम है, इस वजह से ये बोलती बंद जो है वो करवाते हैं, और इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपने बिहार चुनाव का जब प्रचार हो रहा था तब कई सारे वीडियो, आपका जो अपना ओपिनियन है, आपकी जो राय है, आपकी जो बात है, वो आपने लोगों तक पहुंचाई। उसमें आपने कहा था कि भारी भीड़ भाड़ के बावजूद भी तेजस्वी यादव जीत नहीं सकते। तो उस वक्त आपके पास ऐसा क्या आधार था जिसको लेकर आपने इतनी बड़ी बात कही और वो आज वो सच साबित हो गई? नहीं, उसमें एक आधार ये था कि मेरे पास पूर्व का अनुभव था। जो ईवीएम के बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हमारी केस पेंडिंग है। 2019 के चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, जैसे ही ओपन कोर्ट हो जाएगा। अभी ये ऑनलाइन चल रहा है, इसमें हम केस नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो पुराना हमारे पास तजर्बा था। दूसरा जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा था, इसके अलावा ओपिनियन पोल में मैंने ये देखा कि वो अपने हिसाब से ओपिनियन के आंकड़े जो है वो इधर उधर कर रहे हैं। उसका मुझे देखा कि ये मतलब 36% वोट जो है वो इनको पड़ेंगे, एनडीए को, और 32% वोट इनको पड़ेंगे। फिर बाद में उन्होंने ओपिनियन पोल दिखाया, उस ओपिनियन पोल में उन्होंने कहा कि इनको 29% पड़ेंगे आरजेडी को और गठबंधन को, और फिर उन्होंने 32% पड़ेंगे ऐसे कहा। उनको भी 36 से 32 बताया और इनको 32 से 29 बताया। और जो तीसरा गठबंधन, चौथा गठबंधन जो था, उनको 37% बताया। तो मैं ये समझ रहा था कि ये भूमिका बनाने का, ओपिनियन पोल भूमिका बनाने का काम कर रहा है। फिर उसके बाद में जब आखिरी चुनाव हुआ और एग्ज़िट पोल शाम को दिखाई दिया, तो उस एग्ज़िट पोल में मुझे एक बहुत बड़ा घोल दिखाई दिया। वो घोल ये था, एग्ज़िट पोल के पहले ही लालू जी की जमानत खारिज कर दी गई थी जी। मतलब वो जमानत खारिज नहीं की थी, वो उसकी तारीख को 26 नवंबर तक अगली तारीख ये दे दिया था। तो वो जैसे दिया और खबर मैंने देखा तो मेरे मन में इमीडिएट कन्फर्म आई कि अभी के तौर पर ऐसा होने वाला है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे लवासा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव बनाकर उसको वर्ल्ड लेवल के किसी बैंक में उनको ट्रांसफ़र करवा दिया। ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में और इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी को भेजा हो, ऐसा कोई पूर्व में उदाहरण नहीं है, पहली बार उदाहरण। लेकिन वो तो उन्होंने खुद दिया था। और एक लवासा जो है, लवासा वो चुनाव कमिश्नर था। एक तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाला था इनके बाद, अरोड़ा के बाद में, और दूसरा वो ईवीएम के या इरेगुलर होने वाली जो घोटाले की बातें हैं उसके विरोध में वो बयानबाजी कर चुका था, और लिखित में और ऐलानिया बोल चुका था। जब उसको असहमति थी तो वो उसको वहाँ रखना नहीं चाहते थे। उसके पीछे मकसद ये था कि बिहार का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, वहाँ अगर हमको घोटाला करना है तो कोई चुनाव आयोग के अंदर आदमी हो तो खतरनाक आदमी है, रुकावट डाल सकता है। और हो सकता है कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो हम लोग किसी प्रकार का घोटाला करने के लिए बिल्कुल भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के बाद तो फिर वो करने नहीं देगा। तो ये दूसरा कारण मुझे लगा।
तीसरा कारण, जब एग्ज़िट पोल की आज तक मैं देख रहा था और एग्ज़िट पोल के ऊपर वो आंकड़े दिखा रहे थे 57% वोट हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पहले चरण में 54% मैक्सिमम, दूसरे में भी 54, तीसरे में भी 54 जो हमको चुनाव इसमें दिखाई दिए, टीवी पर दिखाई दिए। तो तीनों बार 54 के लगभग जो वोट हुए हैं, तो उसका टोटल एग्रीगेट टोटल 57 कैसे हो सकता है? तीनों का अगर 54 है तो 54 आ जाएगा, तो 57 कैसे हुआ? तो मुझे ऐसा लगा कि 3% जो है, जब ईवीएम में गड़बड़ी की जाएगी तो वो मैच करने के लिए या उसको गैप को भरने के लिए वो आंकड़ा उन्होंने जानबूझकर एग्ज़िट पोल में दिखाया होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन बना। क्योंकि ओपिनियन पोल भी आजकल पोलम पाल है सारा का सारा खेल जो है। एक काम और भी है कि आज तक का जो पोल अनुमान था, वो जो सारे देश भर में बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें लगभग सही साबित हुए। आज तक का जो पोल अनुमान है वो केवल बिहार को लेकर गलत साबित हुआ। हाँ, तो ये और फिर जब गिनती को 24 घंटे से ज़्यादा समय लगा और चुनाव आयोग बार बार कहते हुए थकता नहीं था कि जल्दी रिजल्ट लगाने के लिए हमने ईवीएम लगाया है, तो हमने रिटर्न में उनको कहा कि संविधान निर्माताओं ने आप लोगों को जल्दी रिजल्ट लगाने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया है या नहीं चुनाव आयोग ने बनाया नहीं। संविधान में आपको इसलिए नहीं बनाया कि आपको जल्दी रिजल्ट लगाना है, आपको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए बनाया है। तो आपने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का बलि देकर जल्दी रिजल्ट लगाने के काम में आप जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई है, मगर वो काम भी आपने पूरा नहीं किया, 24 घंटे से ज़्यादा समय लगा दिया। तो तब हमें ऐसा लगा कि तो पक्की बात, अब तो ये कंफर्म हो गया है कि इसमें गड़बड़ी की गई है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि फिर ज़्यादा समय क्यों लगा? क्योंकि वो उनको समय चाहिए था, कुछ गड़बड़ी करनी है तो समय चाहिए। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, यूपी में भी ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट जीत गया। कितने वोटों से जीत गया वो लेटर भी उसको दे दिया, कितने वोटों से जीत गया। सर्टिफिकेट जो है कि आप एमएलए बन गए, इसका सर्टिफिकेट वो लिए बगैर ढोल धमाका बजाने के लिए बाहर चला गया। इतने में चुनाव वो अधिकारियों ने 2 घंटे के बाद में उसका रिज़ल्ट चेंज कर दिया। वो जो इलेक्शन जीतने वाला आदमी था उसने खुद मुझे ये बात औरंगाबाद में बताई और उसने हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। इसके बारे में क्या हुआ मुझे पता नहीं चला बाद में। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीएसपी का भी एक कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत गया था लोकसभा में, वो भी ढोल धमाका बजाने के लिए चला गया। जब वहाँ से बाहर आया तो कोई किसी और को ही जितवा दिया गया। अब चूंकि मायावती भ्रष्टाचार में फंसी हुई है इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती थी और इस वजह से उसका भी मामला चला गया, जीता हुआ कैंडिडेट चला गया। तो ये जो ज़्यादा समय लगा रहे थे वो ज़्यादा समय लगाने में इन्होंने, ये चुनाव आयोग के द्वारा ये सारा चीज़ करवाया जा सकता है। जी, आपने एग्जिट पोल की बात की, हम भी चैनल अलग अलग चैनल पर देख रहे थे। एक चैनल बता रहा था कि एक एनडीए 119 सीटों पर लीड कर रही है, दूसरे चैनल पर बता रहा था कि 115 सीटों पर लीड कर रही है। तो चुनाव आयोग का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो वहां से आंकड़े नहीं लेते हैं, ऐसा लगता है कि हर कोई अपने मन से बता रहा है। तो क्या इससे मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में है? ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक मामला है? नहीं, मीडिया की विश्वसनीयता नहीं, आजकल मीडिया पैसा लेकर ये सारा काम कर रहा है। किसी पक्ष से पैसा लेता है, उसके पक्ष के हिसाब से आंकड़ों की हेराफेरी इधर उधर करते रहता है। क्योंकि लार्ज स्केल जो मेजॉरिटी मासेस है उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। उनके एजुकेशन का प्रॉब्लम इस तरह से फंसाया गया है कि जब तक कोई आदमी ग्रेजुएट पास नहीं होता है, कोई ये जो प्रक्रिया चल रही है, इन्फॉर्मेशन जानकारी देने का जो मामला है, ये मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद भी ये लोग जो है जज कहते हैं कि ये जानकारी देते नहीं है, ये ओपिनियन देते हैं।
तो एक तो विश्वसनीय का मामला है, और ये खास समूह और जातियों के नियंत्रण में भारत का मीडिया है, ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है। इसकी वजह से वो उनके जाति के राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए आजकल काम कर रहा है, ये बात इससे सिद्ध होती है। लेकिन उस पर अथॉरिटी बोर्ड भी है, क्या वो उनको नियंत्रित नहीं करते कि किस प्रकार से? अथॉरिटी बोर्ड है जो वो उन लोगों के ही बने हुए लोग हैं, जो कुछ बोर्ड है वो उनके लोग हैं, और वहाँ जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं वहाँ कंप्लेन करने के लिए लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ कंप्लेन होती है, उसका कोई एड्रेस भी मालूम नहीं लोगों को कि कहाँ कंप्लेन करना है। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया ईवीएम के विरोध में, उसकी खबर मीडिया ने नहीं छापी, इसकी कंप्लेंट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कर चुका हूँ। आज तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी जांच तक नहीं की। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जाने वाला हूँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करने वाला हूँ कि आप ऑर्डर करो जाँच करने की, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया उसकी खबर नहीं छापी। आम आदमी की क्या बात है? आम आदमी को तो ये ब्लैकआउट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं मीडिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को उन्होंने ब्लैकआउट किया। कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस पर कई सारे आरोप अभी लग रहे हैं। कपिल सिब्बल का उन्होंने भी ये कहा है कि कांग्रेस अभी सशक्त जो विपक्षी दल है वो नहीं रहा है। ये जो कांग्रेस पर आरोप हो रहा है कि बिहार में महागठबंधन की हार की वजह कांग्रेस है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? एक तो इस संबंध में दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात, 2018 के दिसंबर माह में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनी। ये बीजेपी के साथ ईवीएम के मुद्दे पर दोबारा समझौता हुआ कांग्रेस बीजेपी का, उसके तहत ईवीएम में घोटाला करके सरकार लाई गई। ये समझौता हुआ बीजेपी और कांग्रेस के साथ। तो बीजेपी को ये लगा कि कांग्रेस के लोग दूसरी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को हवा दे रहे हैं ईवीएम के विरोध में, तो इससे बवाल खड़ा हो सकता है, और कांग्रेस ही हवा देने का काम कर रही है, तो क्या किया जाए? तो कांग्रेस को चुप कराने के लिए उनको कहा कि ठीक है भाई, आप 3 राज्यों में आपकी सरकार ले आते हैं, आप चुप हो जाइए। 2018 में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, मगर वहाँ आपको बहुमत मिलेगा, मगर लोकसभा में 6 महीने में ही बहुमत हमारा होगा। राज्य में आपकी सरकार बनेगी, मगर वहाँ से ही लोकसभा की सीटें जो है वो हमारी होगी। तो हैरान करने वाली बात है कि 6 महीने पहले कांग्रेस की सरकारें बनी और 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी। मतलब बीजेपी से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए। 6 महीने पहले जिसने बीजेपी को नकारा था, हाँ, उसने 6 महीने के बाद बीजेपी को स्वीकार किया। हाँ, तो राज्य में जिनकी सरकार होती है आमतौर पर लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट निकालने के लिए उनका प्रभाव होता है आमतौर पर, मगर ऐसा नहीं हुआ। 230 विधानसभा है मध्य प्रदेश में, उसमें हमारे पास डाटा है 203 जगह ईवीएम मशीन से ज़्यादा वोट बाहर निकले। लोगों ने जितने वोट डाले, ये वोट ऑफ परसेंटेज, जितने लोगों ने वोट डाले उससे ज़्यादा वोट काउंटिंग में निकले। तो ये एक कांग्रेस का जो चरित्र है वो ये चरित्र सामने आया कि हमें, जैसे कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जनता की नज़र में विकल्प नहीं रहा, तो कांग्रेस को लगता है कि वो तो हम ईवीएम का टोना टोटका करके उसको विकल्प में लाते रहेंगे,
तो जनता के द्वारा विकल्प बनाने की ईवीएम के बाद अब ज़रूरत नहीं रही है। तो कपिल सिब्बल साहब को भी मालूम है ईवीएम का घोटाला, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उनको जानकारी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकल्प नहीं रहा, रियलिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल गलत नहीं बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की इस दुर्दशा का कारण क्या है? तो सबसे अहम मामला ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का जो वोट उनको 50 साल से ज़्यादा राज करने के लिए मिलता रहा, तब तक जब तक मिलता रहा तब तक इनकी सरकार सेंट्रल में रही। तो मगर जिन लोगों के बदौलत इनकी सरकार रही, जब वो लोग सामाजिक आधार, सामाजिक सपोर्ट आधार जो है, जो बुनियादी आधार था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का, वो तो बीजेपी की तरफ खिसक गए कि अभी इनके पास अभी इन लोगों का समर्थन नहीं रहा, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का समर्थन नहीं रहा, तो वो ब्राह्मण बनिया जो उनका वोट बेस था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उन लोगों की तो कोई पार्टी होती नहीं है, उनके तो इंटरेस्ट होते हैं। ब्राह्मण बनिया लोगों की पार्टी नहीं होती, उनके इंटरेस्ट होते हैं। वो इंटरेस्ट जो फुलफिल कर सकता है वो उसके साथ जाते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब कांग्रेस को छोड़ दिया तो कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं रहा, इसलिए ये सामाजिक आधार जो सपोर्ट बेस था उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। तो कांग्रेस की दुर्दशा का ये कारण है कि उसके पास सामाजिक आधार नहीं है। अगर सामाजिक आधार इसका बढ़ जाता है कांग्रेस का, तो वो जो ऊंचे जाति के लोग हैं जो बीजेपी की तरफ खिसक गए हैं, वो सत्ता के लालच में वो दोबारा आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है, उनका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। तो इसलिए सामाजिक आधार जो है वो बहुत बड़ा कारण है, सामाजिक सपोर्ट बेस वो कांग्रेस के पास नहीं है। इस वजह से अब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब विकल्प है। कपिल सिब्बल जी जो कह रहे हैं उसका जो मीनिंग है वो मुझे ये लगता है। दूसरा, कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने जो लेटर सोनिया गांधी को लिखा, उसमें दूसरे ही नंबर का कारण ईवीएम मशीन को बताया गया है। तो ईवीएम मशीन तो कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी छोड़कर सारे लगभग बड़े नेता जो है इसके विरोध में बोल चुके हैं। उनको मालूम है सारा का सारा। मगर ये जो समझौता है सारा बीजेपी आरएसएस के साथ में, ये इन लोगों का है, इनको मालूम है, इसलिए ये इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। और चुनाव आयोग ने कहा कि आरजेडी का ये कहना कि हम नियमानुसार काम नहीं किया, तो हम लोग नियमानुसार ही काम करते हैं, नियम के अलावा काम नहीं करते हैं, ऐसा बयान चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया जो 200% झूठा है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि चुनाव आयोग ने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है। अभी 2019 के चुनाव में जो प्रोविजनल रिजल्ट लगाया उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया। दूसरा, 1 साल तक वो डाटा सुरक्षित रखना चाहिए था, उसको सितंबर माह में वो डॉक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। वो डिस्ट्रॉय इसीलिए किया क्योंकि चुनाव आयोग को खुद मालूम था कि ये सारा डाटा अगर ओपन हो जाता है तो हमारी सारा षड्यंत्र जो है फेल हो जाएगा और हमारी विरोध में देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। इस वजह से उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया। वो चुनाव आयोग कहता है कि हमने नियमानुसार काम किया, तो वो 200% झूठ बोल रहे हैं। बहुत बार ईवीएम मशीन की गड़बड़ियाँ सामने आई और चुनाव आयोग ने उसकी कभी भी पारदर्शी जांच पड़ताल नहीं की, उसकी इंक्वायरी नहीं की, जांच पड़ताल नहीं की,
और उसका क्या नतीजा निकला उसको कभी घोषित नहीं किया, क्योंकि वो पारदर्शी जांच ही नहीं थी। यानी चुनाव आयोग जो चोरी करने का, घोटाला करने का काम कर रहा है, वही जांच करने का भी काम कर रहा था और खुद को सर्टिफिकेट भी दे रहा खुद है। भी सर्टिफिकेट दे रहा था। तो ये तो मानने वाली बात नहीं है ना, इसको हम मान सकते हैं। हमारे पास तो ये भी है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय को प्रभाव शून्य करने के लिए चुनाव आयोग ने ही पहल करके 50-60 और 56D ये जो रूल है, ये रूल उन्होंने बनाए, जिसमें दूसरे नंबर के कैंडिडेट को केवल रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा, और अगर किसी ने वोट डालने के दौरान आंखों से देखा कि उसका दूसरे पार्टी को वोट जा रहा है तो भी वो कंप्लेंट ना कर सके, इसके लिए 6 महीने की सजा का प्रावधान कर दिया। असम के DIG। हाँ, असम के DIG का उदाहरण है, कोई साधारण आदमी का। जब DIG कंप्लेंट नहीं कर पाया तो साधारण आदमी कंप्लेंट करने का सवाल नहीं है। जी। तो चुनाव आयोग का ये कहना कि हम नियमानुसार काम कर रहे हैं, तो वो तो नियम ही संविधान के विरोध में बनाया, और इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये बात हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, जी। और अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास में। जहाँ तक सामाजिक आधार की आपने बात कही, तो बिहार में महागठबंधन जो बना 2015 के मुकाबले में, ये महागठबंधन केवल नाम मात्र था, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि उसको सामाजिक आधार नहीं था, और इसका कारण जो है वो कांग्रेस को बताया जा रहा है। नाम मात्र इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने ये महागठबंधन होने नहीं दिया। कांग्रेस ने प्रयास करके, कांग्रेस का इंटरेस्ट था कि कम्युनिस्टों को जोड़ा जाए। कांग्रेस की बदौलत जो रालोसपा के कुशवाहा जी है वो बाहर आ गए, मगर मीडिया के द्वारा ये पता चलता रहा कि ये आरजेडी की वजह से बाहर आ गया। आरजेडी ने इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी। जो हम पार्टी के जीतन राम मांझी है, वो भी महागठबंधन में थे, वो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो भी छोड़कर चले गए। इसके अलावा जो वीआईपी पार्टी है उसके मुकेश सहनी, वो भी छोड़ के चले गए। तो एक शेड्यूल कास्ट की पार्टी थी जीतन राम मांझी की, एक मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी थी, और एक बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी थी। आरजेडी को तमाम बैकवर्डों को पोलराइज करने का काम करना चाहिए था, तब ईवीएम का घोटाला करना बीजेपी और इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है। और मैक्सिमम 13,000 वोट से हारे। अगर ये तीनों पार्टी के वोट काउंट कर दिए जाए तो वो कई लाख से ज़्यादा है। तीनों पार्टियों के अगर वोट को काउंट करो तो वो कई लाख है, 10 लाख से कम नहीं है। तीनों को मिला दो तो हो सकता है कि 10-12 लाख से ज़्यादा हो। मेरा अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे मालूम नहीं है, मगर वो ज़्यादा हो सकता है। यदि ऐसा है, ये 12,000 से आ रहे और वो कई लाख वोट उनके पास है, वो कई लाख वोट इनको मिल जाते हैं, और तमाम प्रकार के बैकवर्ड क्लासेस के लोग अगर इकट्ठा होते, तब ही वास्तव में ये महागठबंधन बना था। इस वजह से उसको महागठबंधन कहा था, गठबंधन नहीं कहा था। जबकि कांग्रेस के पास पहले से एक गठबंधन है जिसका नाम यूपीए है। सारे देश में उसका नाम यूपीए है, मगर बिहार के लिए उन्होंने महागठबंधन नाम दिया था, वो इन लोगों के शामिल होने की वजह से। ये लोग बाहर होने के बावजूद भी वो महागठबंधन शब्द बना रहा, मगर केवल शब्द रहा, महागठबंधन नहीं रहा। वास्तव में वो महागठबंधन नहीं। हाँ, नहीं रहा। अगर ये लोग अंदर रहते, हो सकता है कांग्रेस ने इसको प्लान बनाकर, योजना बनाकर, यदि ये लोग अंदर रहते हैं तो इसके 2 परिणाम होंगे कि चुनाव के बाद कांग्रेस का महत्व घट जाएगा, क्योंकि ये बैकवर्डों को मिलाकर आरजेडी को शायद क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए, तो कांग्रेस का महत्व जो है हट जाएगा। दूसरा, ईवीएम में घोटाले का मामला ये लोग उठा सकते हैं कांग्रेस छोड़कर, इनकी ताकत हो जाएगी ज़्यादा।
इस वजह से भी कांग्रेस ने प्लान बनाकर उनको धकिया होगा। तीसरा एक कारण ये है कि अगर ये लोग अंदर रहते हैं तो कांग्रेस को 70 सीटें कैसे मिलती? बिल्कुल भी नहीं मिलती। उस अनुपात में वो सीटें उनको जाती तो कांग्रेस को 70 सीटें नहीं मिलती। तो पुरानी जो सीटें हैं 41, बस उसी उतनी ही सीटों पर उनको चुनाव लड़ना पड़ता, उससे ज़्यादा वो चुनाव लड़ नहीं पाते। ऐसा ये 2-3 बातें हैं जिसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महागठबंधन वाला मामला है, ये फेल करने का काम जो है ये कांग्रेस ने किया, इसके पीछे ये सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ईवीएम का जो षड्यंत्र है वो कर रहे हैं और इससे नुकसान जो हो रहा है वो बहुजनों की जो क्षेत्रीय दल है उनका हो रहा है, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए कि जिससे उनका नुकसान ना हो? नहीं, क्षेत्रीय दल के लोगों को धीरे धीरे 2 तरीके से या तो ख़त्म कर देंगे, ये इसके पीछे एक मकसद है। इसके पीछे का जो मकसद है, एक तो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर देंगे, एक बात। दूसरा मकसद ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके पहले बहुत बार तीसरा मोर्चा बनता बिगड़ता रहा, वो क्षेत्रीय दलों के आधार पर, और तीसरे मोर्चे की वजह से कांग्रेस को धकियाते रहे। तीसरे मोर्चे की वजह से जो मुस्लिम वोटर है वो तीसरे मोर्चे की तरफ जाता रहा, इस वजह से कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत डावाडोल हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने ये बहुजनों के जो प्लान बनाया, ईवीएम को लेकर प्लान बनाया। तो ईवीएम का जो मुद्दा था 84 में लाया, कांग्रेस ने लाया, तो बीजेपी ने समर्थन दिया और कम्युनिस्टों ने भी समर्थन दिया। तो इन लोगों ने समर्थन दिया, ये तीनों ब्राह्मण हैं, नेशनल लेवल की पार्टी के लोग तीनों ब्राह्मण हैं जिन्होंने ईवीएम लाने का समर्थन किया। तो 84 के बाद अगर हम देखें तो 92 में बीएसपी की सरकार मायावती के मुख्यमंत्री बन गए 84 के बाद, यानी 84 और 92 8 साल। तो ये जो मतलब उभर रही थी ताकत बीएसपी काशीराम जी की, तो ये इंदिरा गांधी ने उसको असेस कर लिया था और उन्होंने सोचा कि अगर ये शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी अगर उभरती है तो सबसे ज़्यादा मार जो है वो कांग्रेस पर पड़ेगी। तो और वास्तव में उनके डेवलपमेंट से कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान हुआ। तो उसके वो सामाजिक सपोर्ट बेस जो था वो उनकी वजह से खिसक गया, बहुत बड़े पैमाने पर खिसक गया, और वो मिल नहीं रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, ईवीएम के पीछे कांग्रेस का और एक मकसद ये है कि ईवीएम का सबसे पहले उपयोग जो है, मिसयूज जो है, वो कांग्रेस ने किया 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव जीता। वो सारा डाटा जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया, वो सारा का सारा, और उस डाटा को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके विरोध में जजमेंट भी दिया। एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम मशीन घोटाला करती है, तो आप जो है ईवीएम मशीन को निर्दोष साबित करो, कोर्ट में आओ, आपको अवसर देते हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया ईवीएम को निर्दोष साबित करने का, मगर चुनाव आयोग ईवीएम को निर्दोष साबित नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष साबित नहीं कर पाई। बाहर बहुत बड़ी डिंगी डिंगी आगते हैं सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के लोग, हाँ, चैलेंज देते हैं कि हमारे पास आओ और करके दिखाओ। अरे तुमको खुद निर्दोष साबित करने के लिए अवसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तुम सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, और पैरा नंबर 29 में इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवाया जा सकता। तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवाया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया।
तो ये सिद्ध हो गया कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन निर्दोष है, ये सिद्ध नहीं कर पाया। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये सारा रिकॉर्ड में है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निगरानी में पेपर टेल मशीन तैयार करवाई चुनाव आयोग से ही। चुनाव आयोग ने ही वो सारा का सारा किया। वो सारा रिकॉर्ड 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में लिखित रूप से है। और यही वजह है कि मीडिया ने उस खबर को भारत की प्रजा से आज तक छुपा के रखा है। और यही वजह है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई बॉडी है, उसने अभी तक हमारी जांच पड़ताल नहीं की। इसी थैले के चट्टे बट्टे लोग हैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, प्रेस काउंसिल के विरोध में भी जाएंगे। 2021 में 5 विधानसभा के चुनाव है और 2022 में 7 विधानसभा के चुनाव, यानी आने वाले 2 सालों में 12 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बहन मायावती, ये लोग ईवीएम के बारे में बोलते हैं तो चुनाव से पहले बोलते हैं, चुनाव के बाद बोलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आंदोलन जो होना चाहिए था रास्तों पर उतर कर, या जो प्रबंधन होना चाहिए ईवीएम के बारे में, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे? ये लगभग 12 स्टेट में चुनाव है और मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग ईवीएम के विरोध में कोई आंदोलन करेंगे, ऐसी उम्मीदें अब लोगों की नहीं है। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों को मुद्दा बनाकर इनको चुप करवा रही है। ऐसे उदाहरण बताए जा सकते हैं। बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो कह रही है कि हमारी भ्रष्टाचार ना करने वाली सरकार है, मगर भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करने वाला काम कर रही है कि हमारा ईवीएम का घोटाले पर आप चुप रहो, तुम्हारे भ्रष्टाचार पर हम चुप रहते हैं। ये तो भ्रष्टाचार का ही काम चुनाव आयोग कर रही है। इसमें सीबीआई कांग्रेस के समय भी यूज़ होता था, अभी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का यूज़ हो रहा है। तो ये एक बड़ा नया डेवलपमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भ्रष्टाचार को आधार बनाकर और उनकी फाइलों को मेंटेन करते हुए ईवीएम के भ्रष्टाचार पर रीजनल पार्टियां या दूसरे लोगों को चुप कराने का काम कर रही है। ये अगर ये भविष्य में बोलने का काम नहीं करेंगे, चंद्रबाबू नायडू ने बोलने का काम किया था जी। और चंद्रबाबू नायडू के प्रयास से ही 21 पार्टी की केस सुप्रीम कोर्ट में गई थी। मगर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो प्लीडिंग की, वो 21 पार्टी के लोग जो कहना चाहते थे वो काम कांग्रेस ने नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ दूसरा ही मामला खड़ा कर दिया। उन्होंने मैचिंग का मामला खड़ा कर दिया, मैच का मामला खड़ा कर दिया 50% का, जबकि 8 अक्टूबर 2013 को 100% की रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया हुआ है। रिकाउंटिंग का मतलब ये 100% होता है। जब बैलेट पेपर होता था और जब रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन होता था तो रिकाउंटिंग 100% होता था। तो रिकाउंटिंग शब्द का अर्थ ही होता है 100%। तो रिकाउंटिंग करने के लिए रूल फ्रेम करना चाहिए था चुनाव आयोग को, तो रिकाउंटिंग रोकने के लिए रूल फ्रेम किया। रिकाउंटिंग करने के लिए रूल फ्रेम करना चाहिए था, तो रिकाउंटिंग रोकने के लिए रूल फ्रेम किया चुनाव आयोग ने, और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। तो इस तरह से ये सारा षड्यंत्र जो है ईवीएम को लेकर हो रहा है और इससे रीजनल पार्टियों का भविष्य खतरे में है। एक तो ये बात है। इसमें और बहुत सीरियस गंभीर बात ये है कि जो रीजनल पार्टियां बीजेपी के साथ जाएगी, वो बीजेपी उनको ईवीएम में घोटाला करके उनको मदद दिलवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रबाबू नायडू जब तक बीजेपी के साथ रहे तब तक उनको फायदा होता रहा, और जैसे ही जगन मोहन रेड्डी जो है वो बीजेपी के साथ आ गए, उनको फायदा होना शुरू हो गया। ये उदाहरण के तौर पर। लेकिन बिहार में तो ऐसा नहीं दिखाई दे। बिहार में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। बिहार में नीतीश कुमार को
फ़ायदा नहीं हुआ, उसका प्लानिंग अलग था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 2019 के बाद जब सरकार बनाने का समय आया तो नीतीश कुमार ये सोचते थे कि हमारी मेंबर पार्लियामेंट जितने चुनकर आए हैं उसका जितना परसेंटेज होता है उतने मंत्रालय हम लोगों को मिलने चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी उनको केवल एक मंत्री बनाना चाहते थे। तो नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्री ही नहीं बनवाया। अगर तुम प्रोपोर्शनेट मंत्री नहीं बनाते हो तो हमारे यहाँ भी हम लोग आपको भी प्रोपोर्शनेट मंत्री देना चाहिए, ये हम भी ये ज़रूरी नहीं समझते। ऐसा बदलाव उन्होंने बिहार में किया। नरेंद्र मोदी की पार्टी को वहाँ धकिया लगाया, कहाँ, बिहार में। इस बात को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि अब नरेंद्र मोदी के नीचे बिहार में काम नहीं करेंगे, अब नरेंद्र मोदी को नीचे लगाकर काम करवाएंगे। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे, मगर उसको मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट करेंगे। तो अभी नीतीश कुमार ने खुद बयान दिया कि बीजेपी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, तो बीजेपी ने नॉमिनेट किया। जी, कम सीटें जीतने के बाद। हाँ हाँ, तो वो इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बिहार में जो बात मैं जो पहले जवाब दिया था कि अगर रीजनल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाती है तो ये मर्जी होगी उनको कितना जितवाया जाए, कितना हरवाया जाए, वो मर्जी उनकी होगी। जनता के मर्जी से उनके कैंडिडेट चुनकर आएंगे या नहीं आएंगे, ज़्यादा या कम, वो जनता की मर्जी से नहीं होगा। वो ईवीएम जिनके नियंत्रण में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके हिसाब से वो कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो कांग्रेस के साथ जो रीजनल पार्टियां हैं उनको फ़ायदा होता रहा, और बीजेपी के साथ जो रीजनल पार्टियां हैं उनको फ़ायदा होता रहा, क्योंकि ये सेंट्रल पार्टियां जो है वो उनको फ़ायदा देती रही है। ये बात है। मायावती और अखिलेश यादव दोनों गठबंधन से बाहर है, तो दोनों गठबंधन के बाहर रहने वाले इन पार्टियों को उन्होंने सबक सिखाया। वो किसी गठबंधन में नहीं है। एक खास प्रकार का विश्लेषण मैं बता रहा हूँ, ऐसी जानकारी कहीं अवेलेबल नहीं है। इसका सबसे सीरियस बात क्या है ईवीएम का, कि जो भारतीय राजनीति में तीसरा पक्ष मजबूत हो रहा था लगातार, ईवीएम आने के बाद तीसरा पक्ष प्रभावहीन हो गया। ईवीएम के पहले तीसरा पक्ष जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार बनेगी वो डिसाइड करता था। ईवीएम आने के बाद तीसरा पक्ष कमजोर हो गया, या तो कांग्रेस मजबूत रही या तो बीजेपी मजबूत रही। और बीजेपी जब आई वो तो क्लियर मेजॉरिटी में आई। पहले ही चुनाव में 2014 में 283 सिंपल मेजॉरिटी से भी ज़्यादा 31% वोट के आधार पर, ऐसा कहीं हुआ नहीं संसदीय चुनावी इतिहास में, मगर ये हुआ, ये ईवीएम के घोटाले की वजह से हुआ। और कांग्रेस ने बधाई दी नतीजे आने से पहले। हाँ हाँ, और 2019 में नतीजे आने के पहले राहुल गांधी ने 4:30 बजे बधाई दी। तो ये बधाई देने का भी जो मामला है ये भी उस घोटाले का मामला है। ईवीएम मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ईवीएम जब तक रहेगी तब तक सेंट्रल में या तो कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये सारा खेल है। अभी बीजेपी ने दूसरी स्ट्रेटेजी प्लान की कि कांग्रेस को इतना कमज़ोर किया जाए कि सेंटर में हमारी बीजेपी चलती रहे और कोई आवाज़ उठाने लायक ना रहे। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तब से लोगों का ईवीएम से होने वाले चुनाव प्रक्रिया के ऊपर से विश्वास उठते जा रहा है। बिहार का अगर उदाहरण लिया जाए तो 54% वोट अगर काउंट किए जाए तो 46% लोगों ने वोट नहीं दिए। तो विश्वास उठते जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक बात साबित हो रही है। तो इसको बचाने के लिए, ये विश्वास पुनः स्थापित किया जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए पार्टियों की तरफ से भी, और लोगों को भी आप क्या आह्वान करेंगे? हम लोग योजना बना रहे हैं कि जल्दी ही ईवीएम के विरोध में भारत बंद का प्लान बनाया जाए। और अभी बहुत सारी रीजनल पार्टियों में बहुत सारा असंतोष है। आरजेडी के लोग बोल नहीं रहे हैं, आरजेडी के नेता नहीं बोल रहे हैं, आरजेडी के लोग बहुत बोल रहे हैं। स्थानिक स्तर पर असंतोष है, मगर उनकी समस्या ये है कि उनको लीड करने के लिए कोई है नहीं।
मगर वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि नुकसान तो उनको होगा, वो हुआ भी उनको लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश भर में, उनको संगठित करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग इस मुद्दे पर भारत बंद करने की योजना पर आने वाले समय में काम करेंगे। इसकी वजह से ईवीएम की वजह से किसानों की समस्या पैदा हुई, ईवीएम की वजह से लेबर लॉज ख़त्म कर दिए गए, ईवीएम की वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लोगों के विरोध की एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, मगर लॉकडाउन के दौरान बनाई गई। और ईवीएम की वजह से इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई है, फिर भी किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। जबकि भ्रष्टाचार भी दूसरे तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार जो है, राष्ट्रवाद का ढोल इतना ज़्यादा ज़ोर से बजाया जा रहा है, इतना ज़्यादा ज़ोर से बजाया जा रहा है, इतना ज़्यादा ज़ोर से बजाया जा रहा है, उसके नीचे भ्रष्टाचार बहुत पनप रहा है। क्योंकि ढोल तो राष्ट्रवाद का बज रहा है, उसके नीचे भ्रष्टाचार छुप जाता है। तो ये इस तरह से ये सारी बातें चल रही है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को सारे देश भर में इसके विरोध में संगठित करना होगा, और संगठित करने के लिए हम लोग भारत बंद की योजना पर काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया मिश्रा। अब की बार भारत बंद जो करेंगे वो बहुत बड़े पैमाने पर मतलब बहुत सारे हजारों संगठन, लाखों संगठन और बहुत बड़े पैमाने पर रीजनल पार्टी के लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। जी, शुक्रिया मेश्राम जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि ईवीएम के मुद्दे पर वे भारत बंद करेंगे, और लोगों से भी उनका आह्वान है कि ईवीएम के विरोध में वो इस आंदोलन में शामिल हो।